हेलो बच्चे लोग। आज हम असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर द मुगल एम्पायर का। ये एमसीक्यूज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, और इससे हम समझेंगे कि असर्शन और रीज़न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोर्गेनेचर। द मुगल followed the custom of compulsory inheritance where the inheritance was divided among all the sons। तो जब भी आप असर्शन और रीज़न सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको बोथ ऑफ द स्टेटमेंट यू हैव टू चेक वेदर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या वो गलत है या सही है। क्या मुगल्स प्री मॉर्गेनेचर में बिलीव नहीं करते थे? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो नहीं करते थे। फिर दूसरा स्टेटमेंट कि वो कस्टम ऑफ कॉपर्सनरी को फॉलो करते थे जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर देते थे, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब हम पता लगाएंगे कि क्या ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसको पता लगाने के लिए हमें एक वर्ड पुट करना पड़ेगा, बिकॉज। अब ये कैसे? जब भी आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोर्गेनेचर, put because the Mughal followed the custom of compulsory inheritance where the inheritance was divided among all the sons। Obvious है इसका correct explanation। A is the correct option here because A and R both are true and R is the correct explanation of A। इस तरीके से आप हर assertion और reason को solve कर पाते हैं। Now next question हम देखेंगे, the Mughal were descendant of both Genghis Khan and Timur। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मदर साइड से वो चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करते थे और फादर साइड से वो तिमूर की फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों ही हिस्ट्री में एक महान राजा रहे हैं। अब रीज़न पढ़ेंगे। द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर मंगोल एंसेस्ट्री एज चंगेज़ खान वॉज देयर डायरेक्ट एंसेस्टर। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि मुगल्स अपने मंगोल एंसेस्ट्री से बिल्कुल प्राउड नहीं थे, क्योंकि चंगेज़ खान जो था वो एक बहुत क्रूअल रूलर था और वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें चंगेज़ खान से बिलोंग करके देखें, उनकी क्रूअल्टी को देखें। दैट्स वाई इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड, अकबर रेंज सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ सुलहकुल। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है। ये अकबर एक पॉलिसी लेके आए थे, रिलीजियस पॉलिसी, जिसका नाम था सुलहकुल। सेकेंड पढ़ते हैं, अकबर बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस एंड टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन विद इन हिज एम्पायर। अकबर को शांति बहुत पसंद थी और वो चाहते थे कि उनके पूरे एम्पायर में रिलीजन आपस में मिलजुल के रहे। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता करना है, अगेन पुट बिकॉज। Akbar reign saw the introduction of policy of Sulhekul because Akbar believed in universal peace and tolerance for all religion within his empire। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन भी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द राजपूत्स वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द मुगल थ्रू आउट देयर रेन। क्या पूरे समय तक, जब तक मुगल्स ने रूल किया तब तक राजपूत उनके खिलाफ थे, हॉस्टाइल थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे मुगल्स के साथ? तो ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि बहुत सारे राजपूत ने अकबर की हेल्प की थी और बहुत अच्छे मिलिट्री पोस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे वो मुगल्स के साथ काम करते थे। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, मैनी राजपूत रूलर्स refused to accept Mughal authority and resisted their rules। तो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज बहुत सारे राजपूत रूलर मुगल्स की अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते थे और उनके रूल को मानने से मना भी करते थे कि हम नहीं मानेंगे आपके रूल को, पर बहुत सारे सपोर्ट भी करते थे जैसे अकबर जैसे राजाओं को। ये स्टेटमेंट सही है कि मैनी रेजिस्टेड एंड मैनी सपोर्टेड ऑल्सो। हियर द ऑप्शन विल बी A is false but R is true। Correct option will be option D। ऐसे ही आपको assertion और reason solve करना है। अब next solve करते हैं, the जमींदार played an important role in collecting revenue in the Mughal empire। The statement is true। कैसे? क्योंकि ज़मींदार जो थे वो रेवेन्यू कलेक्शन में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
द जमींदार्स वर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय मुगल एम्परर टू एडमिनिस्टर मिलिट्री फंक्शन अक्रॉस द एम्पायर। तो क्या आपको लगता है कि ज़मींदार्स को मुगल एम्परर अपॉइंट करेंगे या मुगल एम्परर हायर करेंगे डायरेक्टली? नहीं। और ना ही ज़मींदार के पास पूरे एम्पायर की मिलिट्री फंक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड जब्त विच इंश्योर्ड सफिशिएंट एंड एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन। सो अकबर का एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था जिसको जब्त बोलते हैं, बिल्कुल सही, और इससे एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन होता था, ये भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू करेक्ट। रीज़न देखते हैं। जब्त वॉज इम्प्लीमेंटेड इन एरियाज वेयर द लैंड कुड बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड सर्विस। तो ये भी सही है कि जब्त वहीं इम्प्लीमेंट किया जाता था जहाँ पर लैंड को हम आसानी से मेज़र कर पाए और उसका सर्वे कर पाए। जब्त होता क्या था? तो जब्त एक सिस्टम था जिसमें आप एक लैंड को 10 सालों के लिए सर्वे करते हैं और चेक करते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसमें क्या उगाया जा रहा है, कितना उगाया जा रहा है, जिसके बेसिस पे उसका टैक्स फिक्स किया जाता था। तो बिल्कुल ये सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब अगर आपको पता करना है कि एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं तो आपको बिकॉज लगाना होगा। सो अकबर रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड जब्त विच इंश्योर्ड एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन बिकॉज जब्त वॉज इम्प्लीमेंटेड इन एरियाज वेयर द लैंड कुड बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड सर्वेड। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज़ करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट एंड करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेवेंथ क्वेश्चन है, औरंगजेब रेन सॉ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। अगर आपने मेरा MCQ वाला वीडियो देखा होगा मुगल एम्पायर पे, तो उसमें मैंने बताया था कि अकबर के टाइम से औरंगज़ेब के टाइम तक मनसबदारों की जो नंबर्स है वो इंक्रीज़ हो गया था। सो इसलिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, औरंगज़ेब मेंटेन अ मच लार्जर आर्मी देन अकबर विच रिक्वायर्ड मोर ऑफिसर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। सो औरंगजेब रेन सॉ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार बिकॉज औरंगजेब मेंटेन अ मच लार्जर आर्मी देन अकबर विच रिक्वायर्ड मोर ऑफिसर। तो ये स्टेटमेंट तो सही है पर इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ आर्मी में बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर लगते हैं, मनसबदार नहीं लगते हैं। मनसबदार सिर्फ एक छोटी सी आर्मी को का ध्यान रखते हैं, ना कि बहुत बड़ी आर्मी का। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब एट्थ में ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें देखिए। सो द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वॉज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग मुगल मिलिट्री। तो ये जो मनसबदारी सिस्टम था ये मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करता था। अब कैसे? सो ये तो सही है स्टेटमेंट। सो द मनसबदार वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सोल्जर बेस्ड ऑन देयर रैंक। ये स्टेटमेंट भी सही है कि मनसबदार को एक नंबर दिया जाता था कि अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, जिस मनसबदार की रैंक हाई रहेगी उसको ज़्यादा एक सोल्जर्स को टेक केयर करना पड़ेगा, जिस मनसबदार की जो रैंक है वो लो रहेगी उसको छोटी सी आर्मी मेंटेन करने के लिए दी जाती थी। सो ऐसे मुगल्स की आर्मी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती थी और जब भी राजा को ज़रूरत पड़ती थी वो मनसबदार से हेल्प ले लेता था। सो बोथ द स्टेटमेंट एंड करेक्ट। नाउ एक्सप्लेनेशन। So the Mansabdari system introduced by Akbar was essential for the organizing the Mughal military because Mansabdars were expected to maintain a specified number of soldiers based on their rank. तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Ninth question. Jahangir was greatly influenced by his wife Noor Jahan and honored her with the title of Pasha Begum. ये स्टेटमेंट अगर हम चेक करें तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जहांगीर अपनी वाइफ से बहुत इन्फ्लुएंस होते थे और उनका नाम था नूर जहान, और उन्होंने पाशा बेगम को उनको टाइटल भी दिया था। अब नूर जहान का नाम शादी से पहले मेहरून-निसा था और जहांगीर ने उसको चेंज करके नूर जहान किया था, और फिर उनसे इम्प्रेस होके उन्होंने उनको ऑनर किया था पाशा बेगम के नाम से। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
अब हम दूसरा देखेंगे, जहांगीर बिलीव दैट नूरजहान एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ वर सुपीरियर टू दोज ऑफ हिज मिनिस्टर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि नूरजहान की कैपेबिलिटी तो थी, पर वो उनके मिनिस्टर से ज़्यादा कैपेबल नहीं थी। तो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, Babar's use of cannon in Battle of Panipat gave him the significant advantage। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बाबर ने कैनन्स का इस्तेमाल किया था, मतलब तोपों का इस्तेमाल किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, कैनन्स वर अ न्यू एंड अनफेमिलियर टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन आर्मीज बाबर फॉट अगेंस्ट। कैनन्स जो थी वो एक न्यू आर्टिलरी थी, मतलब न्यू वेपन था उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्मी में थे, क्योंकि इंडियन आर्मी उस टाइम के राजा इस कैनन से फेमिलियर नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आप एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। सो बाबर्स यूज ऑफ कैनन इन द बैटल ऑफ पानीपत गेव हिम अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज बिकॉज cannons were a new and unfamiliar technology for Indian army Babar fought against। सो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट in comment section and like and share. Thank you.